अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में हम ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करते हैं इनटू 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले क्या है कि हम ना ग्लूकोज को सेल के अंदर लेकर आते हैं, ठीक है। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है और हम ग्लूकोज को सेल के अंदर लेकर आ रहे हैं। किस मॉलिक्यूल के थ्रू ये अंदर आता है उसको हम कहते हैं ग्लट, ठीक है। ग्लट की हमारे पास 4 टाइप्स होती हैं। वो 4 टाइप्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, ग्लट 1, ग्लट 2, ग्लट 3 एंड ग्लट 4। अब हमें कैसे याद रहेगा कि कौन सा ग्लट 1 जो है, जैसे ग्लट 1 किस सेल में होता है, ग्लट 2 किन सेल्स में होता है। तो उसको याद रखने का एक निमोनिक बना हुआ है कि ग्लट 1 जो है ना उसको आपने याद रखना है बी से। बी में क्या आता है, पहले बी से ब्लड यानी कि रेड ब्लड सेल्स में, फिर दूसरे बी से बेबी, लेकिन हम मेडिकल में बेबी लफ्ज़ नहीं यूज़ करते, फीटस लफ्ज़ यूज़ करेंगे। एंड देन थर्ड बी से हम लिखेंगे ब्लड ब्रेन बैरियर। तो ये इन 3 जगहों पर जो है हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल यूज़ होता है, ग्लट 1। फिर सेकंड चीज़ है किड्स लिप्स। इससे हमने याद रखना है ग्लट 2 कहाँ कहाँ पे होता है, के किडनी, एल से फिर लिवर, और ये पी से आप लोगों ने याद रखना है पेंक्रियास, ठीक है। फिर आर को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि ये एक निमोनिक है, बी किड लिप्स आर पिंक मदर फादर। तो ये आर तो बस वैसे ही डाला हुआ है, आर को से कोई निमोनिक का कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। अच्छा, ग्लट 3 जो है वो कहाँ पे होता है, हम याद रखेंगे पिंक से, पी से प्लेसेंटा, एन से न्यूरॉन्स और के से किडनी। फिर आ जाता है ग्लट 4, ये कहाँ होता है, मदर फादर, एम से मसल्स एंड एफ से फैट यानी कि एडिपोज टिश्यूज में, ठीक है। ये 3 जो है ना ये इंसुलिन इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन जो ग्लट 4 है हमारे पास वो इंसुलिन डिपेंडेंट मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। इंसुलिन होगी तो ये काम करेगा वरना नहीं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि ग्लूकोज को हम लेकर आए हैं सेल के अंदर बाय ग्लट। ग्लूकोज को तो हम अंदर ले आए हैं सेल के अंदर, लेकिन अब क्या होगा कि ग्लूकोज जो है ना वो बाहर भी निकल सकता है वापस। तो हम क्या करेंगे कि बाहर ना जाए, हम इसके साथ कुछ ऐड करवा देंगे। क्या ऐड करवाएंगे, फॉस्फेट ऐड करवाएंगे। फॉस्फेट कहाँ से आएगा हमारे पास, एटीपी से। तो एटीपी क्या होगा, एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे पास फॉस्फेट इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो अब हम इसको क्या कहेंगे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, क्योंकि ये कार्बन नंबर 6 पे अटैच हो गया, ठीक है। अच्छा, कौन सा एंजाइम ये काम करवा रहा होगा, हेक्सोकाइनेज या फिर ग्लूकोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज आप लोगों ने याद रखना है कि सारे जनरली यूज़ होता है, सारे सेल्स के अंदर हो सकता है, लेकिन जो ग्लूकोकाइनेज है ये एंजाइम स्पेसिफिकली लिवर के लिए यूज़ होता है, मतलब लिवर में ही ये काम करता है, ठीक है। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ना इसको हमने कन्वर्ट करना है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। तो ये क्या है, दोनों आपस में आइसोमर्स हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। तो हमारे पास जो एंजाइम होगा वो भी यही होगा कि फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास आ गया है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ये क्या करेगा, ये आगे इसके साथ हम एक और फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देंगे, लेकिन कार्बन नंबर 1 पे। एक और हमें एटीपी चाहिए होगा तो एक और एटीपी यूज़ होगा, इसका जो फॉस्फेट होगा वो हम अटैच कर देंगे। यहाँ पे देखें ये कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच हो गया। तो अभी क्या बन जाएगा, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। इसके लिए हम कौन सा एंजाइम यूज़ करेंगे, इसके लिए हम यूज़ करेंगे फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज टाइप 1, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पे भी इस तरह से याद रखना है, फोस्फो ग्लूकोज के लिए हम हेक्सोज यहाँ लफ्ज़ यूज़ करें, फोस्फोहेक्सोज आइसोमरेज, क्योंकि इसने ये आइसोमर बनाया। फिर यहाँ पे क्या होगा, फोस्फोफ्रुक्टोज काइनेज टाइप 1। तो हमारे पास क्या बन गया, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। अब ये क्या होगा कि ये स्प्लिट हो जाएगा 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स में। एक होगा ये वाला, एक ये देखें हमारे पास ये 3 कार्बन में 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल में डिवाइड हो गया है ये बाय कौन सा एंजाइम, एल्डोलेज। अच्छा, अब ये जो 2 हमारे पास बने हैं इनको हम क्या कहते हैं, एक को हम कहेंगे ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और एक है हमारे पास डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये दोनों क्या है, इंटर कन्वर्टेबल हैं और इनको कन्वर्ट करने वाला एंजाइम कौन सा होता है, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज, क्योंकि दोनों आइसोमर हैं एक दूसरे के। तो और 3 कार्बन वाले हैं तो ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज, ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे जो चेन चलती है ना वो किससे चलती है, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से चलती है, इससे नहीं चलती है। तो क्या करेगा, ये जो है ना मॉलिक्यूल पहले इसमें कन्वर्ट होगा और फिर आगे रिएक्शन चलेगा हमारा। तो अब आप लोग ये समझें कि ये वाला जो रिएक्शन जो चल रहा है आगे ये यहाँ पे भी चलेगा, लेकिन क्योंकि पहले ये इसमें कन्वर्ट होगा और फिर चलेगा, तो इस एक मॉलिक्यूल से आगे ये रिएक्शन जो चलेंगे वो 2 दफ़ा चलेंगे। एक तो ये खुद ग्लाइसरल्डिहाइड आगे चलाएगा और एक ये जो है ना डाईहाइड्रोक्सी, ये भी इसमें कन्वर्ट होगा और फिर आगे चलेगा।
तो हमारे पास अब जो भी चीज़ें बन रही हैं वो समझे आप लोग 2-2 बन रही हैं, ठीक है। अच्छा, ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट को हम कन्वर्ट करेंगे आगे 1,3-बिस-फॉस्फोग्लाइसरेट। क्या यहाँ पे एक फॉस्फेट था, हमने एक और फॉस्फेट यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। ये फॉस्फेट हमने ऐड किया और हमारे पास क्या बन गया 1,3-बिस-फॉस्फोग्लाइसरेट। इसको करने वाला एंजाइम क्या है, जिसको मैं GA3P कह रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में, GA3P डिहाइड्रोजिनेज। जहाँ पे भी डिहाइड्रोजिनेज का लफ्ज़ आए समझ जाएं कि वहाँ पे NAD जो है वो NADH में कन्वर्ट हो रहा है, NAD पॉजिटिव NADH में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में हमने एक और फॉस्फेट ऐड कर दिया तो वो बन गया 1,3-बिस-फॉस्फोग्लाइसरेट। कौन से एंजाइम के थ्रू, GA3P डिहाइड्रोजिनेज किया हमने तो NAD पॉजिटिव NADH में कन्वर्ट हो गया। अब हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल है 1,3-बिस-फॉस्फोग्लाइसरेट, ये क्या होगा, इससे हम लोग फिर अब ना जो 1 कार्बन नंबर 1 पे फॉस्फेट था उसको हम हटा देंगे, तो अब हमारे पास क्या बन जाएगा 3-फॉस्फोग्लाइसरेट। 3 अब हमने जो कार्बन हमने जो ये फॉस्फेट हटाया है तो ये फॉस्फेट कौन ले लेगा जल्दी से, ADP, तो ADP कन्वर्ट हो जाएगा ATP में। अच्छा, अब एंजाइम यहाँ पे कौन सा यूज़ होगा, फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज, ठीक हो गया, फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज। अच्छा, अभी हमारे पास 3-फॉस्फोग्लाइसरेट बन गया। अब हमारे पास 3 कार्बन पे है ना ये, हम क्या करते हैं इसको 2 कार्बन पे ले आते हैं फॉस्फेट को, तो ये हमने 2 कार्बन पे ले आए, तो अभी 3-फॉस्फोग्लाइसरेट से क्या बन गया 2-फॉस्फोग्लाइसरेट। 2-फॉस्फोग्लाइसरेट बन गया, किस एंजाइम के थ्रू बना, फॉस्फोग्लाइसरेट म्यूटेज। यहाँ पे क्या था, फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज, जिसकी वजह से हमने एक फॉस्फेट कम कर दिया था। अब फॉस्फोग्लाइसरेट म्यूटेज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमने इस फॉस्फेट को कार्बन नंबर 3 से कार्बन नंबर 2 पे ले आए। अब 2-फॉस्फोग्लाइसरेट, इसके साथ हम क्या करेंगे, इनोलेज एंजाइम जो है इसको कन्वर्ट कर देगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, PEP। पेप से आप लोग याद रखें कि 2-फॉस्फोग्लाइसरेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पेप में, PEP, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। अब ये हमारा लास्ट स्टेप होने वाला है क्या, कि हमने फॉस्फोइनोल पायरुवेट को पायरुवेट में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे क्या होगा कि ये जो फॉस्फेट था इसको भी अब हम हटा देंगे, इसको जैसे हम हटाएंगे तो फ़ौरन ADP ले लेगा, ADP कन्वर्ट हो जाएगा ATP में, और यहाँ पे मॉलिक्यूल यहाँ पे एंजाइम हमारे पास कौन सा यूज़ होगा, पायरुवेट काइनेज। पायरुवेट काइनेज ने क्या किया, फॉस्फोइनोल पायरुवेट को पायरुवेट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक हो गया। ये हमारा 10 स्टेप रिएक्शन था। अच्छा, अब देखते हैं हम कि ये जो पायरुवेट है ये आगे क्या करेगा। पायरुवेट के पास आगे 2 रास्ते हैं, या तो वो एरोबिक रिएक्शन करेगा या वो एनारोबिक रिएक्शन करेगा। एरोबिक रिएक्शन में क्या होगा, अगर हमारे पास ऑक्सीजन होगी तो पायरुवेट कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल CoA में, और हमारे पास अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी तो एनारोबिक रिएक्शन होगा, जिसमें क्या होगा, पायरुवेट कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड में, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ हमने देखा था कि हमारे पास एक NADH बना था, एक नहीं एक्चुअली 2 बने थे, क्योंकि ये रिएक्शन चल रहा है तो यहाँ पे भी तो ये रिएक्शन चलेगा ना, ये भी तो इसमें कन्वर्ट होकर यही रिएक्शन दोबारा करेगा, तो 2 NADH हमारे पास बन जाएंगे। ये NADH या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चला जाएगा, वहाँ पे यूज़ होगा, या फिर ये क्या करेगा, ये जो हमारे पास पायरुवेट बना है ना आखिर में, और हमने इसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करना था, ये इसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करने में मदद करेगा, ये वाला NADH, ठीक है। ये आगे चला जाएगा, पायरुवेट हमने लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट किया, किस तरह से कन्वर्ट किया, बाय लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के थ्रू। इसमें क्या होगा, NADH हमारे पास NADA पॉजिटिव में बन जाएगा। डिहाइड्रोजिनेज में, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जहाँ भी होगा वहाँ पे या तो NAD पॉजिटिव NADH बन रहा होगा, या NADH जो है वो NAD पॉजिटिव बन रहा होगा, ठीक है। अभी लैक्टिक एसिड हमारे पास आ गया है, ये लिवर में स्टोर होता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और ये क्या करता है, एसिड है क्योंकि, तो ये हमारी ब्लड की pH को भी कम करता है, यानी कि ब्लड को एसिडिक बनाता है। अच्छा, ये जो अब हमारे पास एंजाइम है ना लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ये ब्लड में तब ज़्यादा हो जाएगा जब ऑक्सीजन हमारे पास नहीं पहुंच रहा होगा टिश्यूज़ के, क्योंकि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में ही पायरुवेट जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा ना। तो लैक्टेट हाइड्रोजिनेज हमारे पास जब ज़्यादा हो हमारे ब्लड में, तो हम समझ जाएं कि हमारे टिश्यूज़ को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, तभी ये एंजाइम ज़्यादा हुआ है। और क्योंकि ये एंजाइम जो है वो क्या करवा रहा है, पायरुवेट को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करवा रहा है, कब, जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। और ये जो एरोबिक रिएक्शन है कि पायरुवेट एसिटाइल को एंजाइम में कैसे कन्वर्ट होता है, इसको फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बहरहाल अभी हम देखते हैं कि ग्लाइकोलिसिस से हमारे पास क्या क्या बना है।
एक तो ग्लाइकोलिसिस हमारे पास होती है साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। 2 पायरोवेट्स हमारे पास बनते हैं, ये एक पायरोवेट बना और यही रिएक्शन मैंने आपको कहा था 2 दफ़ा एक्चुअली चल रहा होता है, तो ये इससे भी हमारे पास एक और पायरोवेट बनेगा, तो ये 2 पायरोवेट बनेंगे हमारे पास। 4 ATP बनेंगे। 4 कैसे, ये देखें, ये एक रिएक्शन चल रहा है ना, तो एक ATP यहाँ बना, एक ATP यहाँ बना, और एक्चुअली में ये रिएक्शन एक नहीं है, 2 है, तो 2 ATP यहाँ बने, 2 ATP यहाँ बने, 4 हमारे पास ATP बने हैं और 2 ATP हमारे पास यूज़ हुए। कहाँ कहाँ यूज़ हुए? जब हम ग्लूकोज को सेल के अंदर लेकर आए थे तब एक ATP यूज़ हुआ था, और जब हमने फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट किया था तब हमारे पास एक ATP यूज़ हुआ था, तो 2 ATP यहाँ यूज़ हुए। बने कितने? 4 बने, 2 यूज़ हुए, तो टोटल हमारे पास कितना होगा? 2 ही बने, ठीक है। और 2 NADH बने हमारे पास, यहाँ पे एक NADH बना, और यही रिएक्शन जो हमने कहा था कि 2 दफ़ा चल रहा होता है, तो इसका मतलब एक्चुअली हमारे पास 2 NADH बने हैं, ठीक है। अच्छा, ये रिएक्शन जो है ना हमारे पास ज़्यादातर एनारोबिक होता है, यानी कि ज़्यादातर हमारे पास जो है ना ये एनारोबिक होता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब हमारे पास ऑक्सीजन की कमी होती है और ये क्या होता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। एक और चीज़ देखते हैं कि ये जो ATP हमारे पास बन रहा है ना यहाँ पे और यहाँ पे, इसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन मतलब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू तो ATP नहीं बन रहा ना, हमारे पास जो है ना मेनली ATP इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू बनता होता है, लेकिन ये जो यहाँ पे बन रहे हैं ये 2, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू तो नहीं बन रहे, तो इनको हम क्या कहेंगे? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ठीक हो गया। ग्लाइकोलिसिस में यही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, समझ आई है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, और ये जो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास एरोबिक में क्या होता है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।